हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और साइंस रिपोर्टर जो पत्रिका यहाँ पर है, मैगजीन है, मई 2022 की ज़रा गौर से देखिएगा। मई 2022 की आप लोगों के सामने है। इसकी मार्केट वैल्यू 30 रुपीज़ है, लेकिन ये मार्केट में मिलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर मार्जिन बहुत कम होता है तो प्रॉफिट नहीं होता, इसीलिए जो बुक सेलर्स हैं इसको बेचते नहीं हैं। लेकिन अगर बेचते नहीं हैं तो क्या हम पढ़ें भी नहीं, हम इसको पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए इसकी PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर के आप साइंस रिपोर्टर मैगजीन मई 2022 की क्लीन PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एनोटेड जो PPT PDF है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मतलब ये जो मैं मार्क वगैरह यहाँ पर बना रहा हूँ ना, ये सब लगे हुए दिखेंगे। तो मई 2022 की PDF में ऐसा क्या खास है जो हम इसको पढ़ने के लिए बैठे हैं। इंडिया के साइंस एंड टेक के जितने भी मिशन हैं, जितने भी नहीं, बहुत सारे मिशन हैं ऐसे तो, लेकिन मोस्टली मिशन यहाँ पर जो हैं वो कवर किए गए हैं। जैसे डीप ओशन मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, वेस्ट टू वेल्थ मिशन है, बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ मिशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन है, क्वांटम फ्रंटियर मिशन है, डिजिटल इंडिया मिशन है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन है। इन सभी को डिटेल में देखेंगे। इससे ज़्यादा इन मिशन के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। बल्कि यहाँ पर इतनी डिटेल में दिया गया है कि मुझे चीज़ों को इग्नोर करना पड़ा कि इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है एक UPSC एस्पिरेंट को, ठीक है। तो उतना डीप में जाएंगे जितना ज़रूरी है, बाकी ये सारे मिशन देखेंगे, ओके। और तो चलिए आगे और सीधे मिशन ही देखना शुरू करते हैं। ये सब ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है, ये सब आपका काम है और आपको ज़रूर से करना है। चलिए पहले आर्टिकल की तरफ आते हैं। अभी मिशन शुरू नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ बेस है, यानी कि छोटी छोटी सी चीज़ें कवर की गई हैं। एक दो लाइन की चीज़ें हैं, ज़्यादा इनमें घुसने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बेसिकली एक केमिकल होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का जो केमिकल्स है, इसके वाइडली यूजेस देखने के लिए मिलते हैं, यूजेस ज़्यादा हैं इसके। और ये जो है वो आपका हाउस होल्ड पर्पज़ में यूज़ होता है। हाउस होल्ड में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र है, उसके अंदर ये यूज़ होता है। और अगर हम देखें रॉकेट फ्यूल है, उसमें एज ए प्रोपेलेंट भी इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ बायोलॉजिकल सेल्स में भी पाया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक इम्पॉर्टेंट केमिकल यहाँ पर बन जाता है। इसके यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कहीं पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद है या नहीं है, इसको ट्रेस करना पहले काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हाल ही में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पेपर डिस्क तैयार की है। ये पेपर डिस्क जो है वो ग्रीन लाइट को इमिट करेगी और इमिट करने के बाद ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पर देख लेगी। तो इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो इतनी होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कंसंट्रेशन को देख पाएगी। बाकी कोई केमिकल मौजूद है या नहीं है, इसको उससे कुछ भी नहीं लेना। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। और ये क्रूशियल है इन अदर फील्ड्स लाइक पेरोक्साइड बेस्ड एक्सप्लोजिव्स। कभी कभी एक्सप्लोजिव्स भी तैयार किए जाते हैं आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करके। तो उन एक्सप्लोजिव्स के ट्रेसेस को जांचने के लिए ये पेपर डिस्क जो है वो आपके काम की यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा आप जो है इसको ट्रेस कर सकते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, विच इज़ समटाइम्स यूज एज द स्टार्टिंग मटीरियल। तो ये थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि यूज़फुल भी है और कभी कभी एक्सप्लोजिव्स में भी इस्तेमाल हो जाता है, तो इसको डिटेक्ट करने की जो तकनीकें हैं वो डेवलप यहाँ पर की जा रही हैं। बाकी देखो तकनीक क्या है ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये काफ़ी डीप में चली गई, जनरल नहीं है ये, ठीक है। बट ये ध्यान रखो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ ए केमिकल जिसके यूजेस यहाँ पर हैं और इसके घाटे यहाँ पर हैं। इसके अलावा IIT दिल्ली के स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने डेवलप किया है हाईली इफेक्टिव एंटीवायरल फैब्रिक। तो क्या आइटम इन्होंने यहाँ पर तैयार किया है, तो इन्होंने बेसिकली एक टेक्सटाइल फैब्रिक यहाँ पर बनाया है जिसका नाम है आपका, ये है बेसिकली हाई परफॉर्मेंस मेडिकल टेक्सटाइल, और इसका नाम भी है फैबियम। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। देखो चांसेस तो 50% से भी कम है, 50% भी नहीं है बेसिकली, ठीक है। बट फिर भी फैबियम के बारे में ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ फैबियम। तो फैबियम एक हाई परफॉर्मेंस मेडिकल टेक्सटाइल है जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है मोर देन 99% ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस विद इन 30 मिनट। तो जैसे PPE किट्स वगैरह तैयार हुई तो वो टेक्सटाइल का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया होगा। तो प्लास्टिक का यूज़ करते हो तो अंदर जो आपका शरीर है वहाँ पर पसीना बन जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वाटर है या फिर ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो उन सब परेशानियों से निपटने के लिए इस तरीके के जो टेक्सटाइल है वो यहाँ पर डेवलप की जा रही है। यहाँ पर ये 99% बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकती है। फैबियम जो है वो डेवलप की गई है यूजिंग द हाई पैड टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर मौजूद है। हाई पैड टेक्नोलॉजी इसका नाम है HIPAT,
ठीक है, कम से कम नाम तो दिमाग में रखो। विच मेक्स इट हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये हाईली इफेक्टिव हो जाता है, फिर टेक्सटाइल वायरसेस के अगेंस्ट भी और फंजाई के अगेंस्ट भी। इट स्टार्ट्स वर्किंग विद इन सेकेंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद द पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉय दैम विद इन द 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में आपके जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजाई हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इसके अलावा IIT मंडी के रिसर्चर्स ने एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया गया है प्रोड्यूस किया, न्यू फोटो कैटलिस्ट दैट कन्वर्ट प्लास्टिक टू हाइड्रोजन एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। देखो प्लास्टिक का मेज पहले से ही चल रहा है, भारी मात्रा में प्लास्टिक जनरेट हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो इस प्लास्टिक से हम कुछ तैयार कर सकें, और तैयार भी क्या किया है, हाइड्रोजन। वाह, वेरी गुड, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर तैयार की गई है, जिसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्लीन फ्यूल कहा जाता है। तो हाइड्रोजन तैयार किया जा रहा है, या फिर और यूजफुल प्रोडक्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन, बेसिकली प्लास्टिक से हाइड्रोजन बनाने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल हो रही है, उसमें एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया, और कैटलिस्ट नया डेवलप किया गया जिसका नाम है न्यू फोटो कैटलिस्ट। अभी इसके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये चीज़ें आपकी प्लास्टिक पोल्यूशन उसको ख़त्म कर सकती हैं, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर सकती हैं। सिंपल सी बात है, प्लास्टिक को जब आप किसी यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लोगे तो प्लास्टिक आपको सड़कों पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, वैसे मिलेगा तो, बट एग्जाम्पल के तौर पर नहीं मिलेगा। द जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन, अब हम हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं किस चीज़ से, प्लास्टिक से, तो ये यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि ये जो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये मोस्ट प्रैक्टिकली नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल है फ्यूचर का। ये मैंने आपको बता दिया, इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं, पोल्यूशन नहीं होता है हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने से, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि एक कैटलिस्ट तैयार किया है, एक उत्प्रेरक तैयार किया है, जो इफिशिएंटली कन्वर्ट करेगा प्लास्टिक को हाइड्रोजन के अंदर, या और कोई यूजफुल केमिकल्स के अंदर में भी इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकता है। तो कैटलिस्ट तैयार किया गया है। देखो कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको कहा गया है फोटो कैटलिस्ट, ठीक है। और ये कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके इसको यहाँ पर किया गया। देखो जब आप मेंस में लिख रहे होगे कि प्लास्टिक पोल्यूशन से कैसे लड़ा जाए, तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, हेडिंग डाल करके, जस्ट एग्जाम्पल के रूप में, कि प्लास्टिक से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अब हाल ही में तैयार की गई है IIT मंडी के द्वारा। अगर लार्ज स्केल पर वर्क किया गया, टेक्नोलॉजी और रिसर्च अच्छे से की गई, तो इसके परिणाम और बेहतर देखने के लिए मिल सकते हैं। अगले अगर हम बात करें, हाइड्रोजन हमने यहाँ पर तैयार करा ली, भाई हाइड्रोजन तो हमें ज़रूरत है, हमारा हाइड्रोजन मिशन भी चल रहा है, उसके अंदर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, और हाइड्रोजन जो है वो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल यहाँ पर होगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इससे हम और भी इसके यूज़ ले सकते हैं, इस फोटो कैटलिस्ट के, जैसे फूड वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करने में यूज़ ले सकते हैं, या फिर वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट हैं उनको ब्रेक डाउन करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लास्टिक से हाइड्रोजन विकसित करने की कुछ तकनीक डेवलप यहाँ पर हुई है। नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप हुई जो कि बना सकती है बायोप्सिस ए थिंग ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बेसिकली कोलंबिया आपकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ के इंजीनियर्स ने इसको यहाँ पर डेवलप किया है, और इन्होंने एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की है जो रिप्लेस कर सकती है कन्वेंशनल बायोप्सिस को एंड हिस्टोलॉजी को विद रियल टाइम इमेजिंग विद द लिविंग बॉडी। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये बेसिकली ये है कि पास्ट में जो चीज़ें मौजूद थीं, उनको पास्ट में जो लिविंग चीज़ें मौजूद थीं, ठीक है, लिविंग थिंग्स यहाँ पर मौजूद थीं, उन सभी को हम मॉडर्न सिस्टम के अंदर में मॉडल करके उसको, ठीक है, तो मॉडर्न जो आपकी आज के ज़माने में उसकी मॉडलिंग करके हम उसको एज अ लाइव जो है वो यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ये सब काम यहाँ पर चल रहा है, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस डिवाइस का जो है वो बेसिकली नाम यहाँ पर रखा गया है मेडीस्केप, तो पूछा भी जा सकता है। स्केप की फुल फॉर्म है स्वेप्ट कन्फोकली अलाइन प्लेनर एक्साइटमेंट माइक्रोस्कोपी। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, इतनी तगड़ी न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ओके। इस चीज़ को ध्यान में रखो, ओके। और ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, और बेसिकली सर्जन्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल यहाँ पर हो सकता है। तो ये सब तकनीकें भी निकल करके आती हैं, किसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट ठीक है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मार्केट में चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो साइंटिस्ट ने जो प्लास्टिक के ट्रेसेस हैं वो ह्यूमन ब्लड के अंदर यहाँ पर देखे हैं। देखो दोस्तों, एक होती है माइक्रो प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल, 1 mm से भी बहुत छोटे, वो सारे के सारे माइक्रो प्लास्टिक यहाँ पर कहे जाते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक पहले से ही हमें मैराइन ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने के लिए मिल रही थी। भारी मात्रा में जो व्हेल्स हैं या फिर शार्क्स हैं, उन सभी के पेट में चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं।
लेकिन अभी ह्यूमन ब्लड में इसके ट्रेसेस देखने के लिए मिले हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखने के लिए मिली है। तो लेस देन 5 mm के माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स, और अगर लेस देन 1 mm के हैं तो उनको माइक्रोबीट्स कहा जाता है। ये चीज़ें भी सब यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो 5 mm से छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो अब ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। UNEP की रिपोर्ट्स के हिसाब से माने तो हर साल लगभग 300 मिलियन टन के करीब प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, और इसकी वजह से जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। एक सुझाव हमने यहाँ पर पहले ही देख लिया कि प्लास्टिक पोल्यूशन का कैसे हम अंजाम कर सकते हैं। तो जो अब यहाँ पर स्टडी हुई है, इन्होंने कई सारे सैंपल उठाए जो PET प्लास्टिक यहाँ पर होती है, उन सभी को यहाँ पर देखा और पता चला है कुल मिलाकर के कि ह्यूमन ब्लड के अंदर में ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, तो जस्ट इतना यहाँ पर ध्यान में रखो, बाकी तो यही है कि प्लास्टिक के बारे में दिया गया है और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये काम की नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं अब इम्पोर्टेंट चीज़ पर, यानी कि हमारे मिशन अब शुरू होते हैं। जो पहला मिशन है वो है आपका डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन नए लैंडमार्क्स यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो मिशन क्या है, कैसे है, उस सब के ऊपर हम यहाँ पर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, डीप ओशियंस को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोग्राम है। 2021 में इसको अप्रूव किया गया। इसके लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए अगले 5 साल के लिए। कोऑर्डिनेट किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। डीप ओशन मिशन जो है वो इंडिया की डीप सी साइंटिफिक रिसर्च और एक्टिविटीज़ या एक्सपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। तो डीप सी ओशन का मतलब ये है बेसिकली 6000 मीटर तक की गहराई अगर आप ओशन के अंदर देखो तो वहाँ तक जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नीचे जो है वो प्रेशर भारी मात्रा में पड़ता है। और ये जो डीप ओशन मिशन है वो 6000 मीटर उससे नीचे भी जाने की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो उसके नीचे कई सारे रेयर अर्थ मिनरल्स आपको मिल जाएंगे और भी चीज़ें हैं, लाइक वहाँ पर लाइफ कैसी है, उन सबको देखने का काम भी ये मिशन यहाँ पर करेगा। अभी देखते हैं ना प्रोविज़न क्या है, तो उन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका विज़न है, श्री नरेंद्र मोदी जी का ही विज़न है, और इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है उसको बिग बूस्ट इससे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और जो PM स्टैक है, जिसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, उसने इसको अप्रूव कर दिया है। अक्टूबर 2021 के अंदर में ही हमने समुद्रयान जो है वो भी लॉन्च किया। डीप ओशन मिशन के अंदर में ही हमने समुद्रयान मिशन यहाँ पर लॉन्च किया। और समुद्रयान मिशन जो है वो इंडिया की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाता है कि हम डीप ओशन मिशन को कितना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएंगे। समुद्रयान की अगर हम बात करें तो नाम से स्पष्ट है, समुद्र के लिए व्हीकल। इंडिया का पहला मैन्ड मिशन है, याद रखना, दिस इज अ मैन्ड मिशन, दिस इज नॉट अ अनमैन्ड एरियल, ठीक है, सॉरी अनमैन्ड वाटर व्हीकल, ओके, दिस इज ए फर्स्ट मैन्ड मिशन। और 6000 मीटर की गहराई तक यहाँ पर जाएगा बिलो द वाटर सरफेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। 3 मेंबर का क्रू होगा और इसके लिए जो इक्विपमेंट, बेसिकली डाइविंग के लिए आपको कुछ ऐसा उपकरण चाहिए जो प्रेशर को झेल सके, तो उस उपकरण का नाम है मत्स्य 6000, ठीक है। तो मत्स्य 6000 नाम का जो उपकरण है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 6000 दिखाता है 6000 की गहराई पर, मत्स्य मतलब मछली, यानी कि पानी की बात यहाँ पर हो रही है। ये सब इंडिजिनियसली डेवलप्ड अंडर वाटर व्हीकल हैं। डीप सी माइनिंग करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे सेंट्रल इंडियन ओशियन के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल इंडियन ओशियन में हम इस चीज़ को यहाँ पर भेजेंगे। इंडिजिनियसली डेवलप है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। और इसमें जो है वो 6 एम्बिशियस फोकस एरिया नज़र आएंगे डीप ओशियन मिशन के अंदर में, जो कि एम करते हैं कि डीप ओशन को एक्सप्लोर किया जाए, सस्टेनेबली जो मैराइन रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए सोशल बेनिफिट्स को बढ़ावा दिया जाए। 90% ऑफ द वर्ल्ड ओशियन जो है वो अनएक्सप्लोर हैं, अब अगर मैं आज तक की डेट में बात करूं, लेकिन डीप ओशियन मिशन जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लोर करेगा, इसके रिसोर्सेज को और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो डीप ओशन मिशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ओशन रिलेटेड इश्यूज़ को भी देखने के लिए काम में आएंगी कि कैसे ओशन के ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे मैराइन और मैरीटाइम इकोनॉमी जो है वो चेंज होती है, कैसे पोल्यूशन या एसिडिफिकेशन ओशन को यहाँ पर प्रभावित करते हैं, या कैसे ओशन के रिसोर्सेज सस्टेनेबल तरीके से एनहेंस किए जा सकते हैं। इन सभी के ऊपर भी डीप ओशन मिशन वर्क करेगा। भाई हमने पहली बार इतना बड़ा मिशन लॉन्च किया है तो हम उससे उम्मीद रखते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें वो जनरेट करके देगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसको पहले डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट कहा जाता था। 1982 में यहाँ पर ये जो है वो एस्टेब्लिश हुआ और ये नोडल मिनिस्ट्री होगा इस मिशन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा डाटा को। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा 10 इंस्टीट्यूशंस का, जो कि इसके लिए यहाँ पर मदद करेंगी। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर यहाँ पर हम जो है वो रखेंगे। डीप ओशन मिशन जो है इसका मैंडेट आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के हिसाब से
ये प्रोवाइड करेगा वेदर, क्लाइमेट, ओशन, कोस्टल स्टेट, हाइड्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, नेचुरल हजार्ड्स एक्सप्लोर करेगा, साथ ही साथ मैरीन लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज सस्टेनेबली, और एक्सप्लोर करेगा द थर्ड पोल ऑफ द अर्थ दैट इज आर्कटिक, अंटार्कटिक एंड हिमालयाज। साथ ही साथ डेवलप करेगा ओशियन टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ओशियनिक रिसोर्सेज। तो ये सब काम भी इसके यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। कभी कभी आपसे वर्क पूछ लेता है और आपको लगेगा कि एक्सप्लोर द थर्ड पोल्स ऑफ द अर्थ, ये 3 पोल्स ऑफ द अर्थ, ये कैसे कर सकता है भाई? ये चीज़ें भी यहाँ पर आपकी निकल करके आती हैं। फोकस एरिया भी दिए गए हैं, जैसा कि मैंने बताया 6 फोकस एरिया इसके अंदर में यहाँ पर निकल करके आते हैं। और पहला फोकस एरिया ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजीज डीप सी माइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। मैंने बताया कि डीप सी के अंदर भारी मात्रा में मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके लिए मैन्ड सबमर्सिबल एंड अंडर वाटर रोबोटिक्स डेवलप यहाँ पर किए जाएंगे। तो इन सब के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी अगर हम बात करें तो इंडिया को अलॉट किया गया है एक एरिया 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में। तो हमें 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिला है जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसके अलावा 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का और एरिया मिला है मिड ओशियानिक रिज के अंदर में, जो कि इंडियन ओशियन में 25 डिग्री साउथ में यहाँ पर रहती है। और ये जो एरिया यहाँ पर हमें मिला है वो दिया गया है बाई इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि डीप सी मिशन के अंदर में एक्टिविटीज़ को देख रहा है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, ओशंस में कुछ भी होता है तो ये यहाँ पर देखता है, और हम तो सी बेड को ही एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो सी बेड अथॉरिटी यहाँ पर निकल करके आएगी। ये जो एरियाज हमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का, ये एरिया रिच सोर्स ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं। यूपीएससी पूछ चुका है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के ऊपर भी, और पॉलीमेटेलिक जो सल्फाइड्स हैं उसके भी रिच सोर्सेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा इन सभी के अंदर जो है वो भारी मात्रा में कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, टाइटेनियम, प्लेटिनियम, रोडियम, ये सब बहुत कीमती धातुएं यहाँ पर हैं, ये हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। वैल्यूएबल और इंडस्ट्रियल यूजफुल इनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर हमने यहाँ पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट यहाँ पर किया सेंट्रल इंडियन ओशियन से एज अ पार्ट ऑफ डीप ओशियन मिशन, तो हमें जो है वो लगभग $100 बिलियन का लाभ भी यहाँ पर हो सकता है, जिससे हमारी इकोनॉमी को भारी बूस्ट भी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो हमने इसको यहाँ पर बिल्ड किया है, मेंटेन किया है। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, डीप सी क्रॉलर हैं, ये सब तकनीकों के जरिए हम नीचे जाने का काम करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अपना मैन्ड सबमर्सिबल मिशन यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, जिसमें 3 क्रू होंगे, याद रखना। और हम जो है वो अबाउट 6 किलोमीटर्स बिलो द सी सरफेस, ओके, द 6 किलोमीटर depth is said to be executed mining of the central Indian Ocean basin located by the United Nation। तो कुछ नहीं, 6,000 मीटर की डेप्थ पर हम यहाँ पर जा रहे हैं। ओके, 6 किलोमीटर का मतलब हो गया 6,000 मीटर की डेप्थ पर, और वहाँ पर हमारा 3 क्रू का मेंबर यहाँ पर जो है वो जाएगा। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। और जो आपका सबमरीन टाइप का कोई व्हीकल है उसका नाम भी याद रखना, मत्स्य 6,000 उसका नाम है, 6,000 उसका नाम है, या फिर 6 किलोमीटर उसका नाम यहाँ पर बन जाता है। ये एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो कि हमें वहाँ तक लेकर के जाएगा। तो ये जो मत्स्य 6,000 है ये आपका टाइटेनियम धातु से बना हुआ है, जो कि काफ़ी वैल्यूएबल है। इसकी डेंसिटी लो होती है, स्ट्रेंथ हाई होती है, कोरोजन नहीं होता है इसका, और ये काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पर रहेगा। इंडिया जो है वो ऐसी कंट्रीज़ में शामिल हो जाएगा जैसे फ्रांस, जापान, चाइना, कोरिया, रशिया, जर्मनी, जो कि 6,000 मीटर से नीचे की गहराई पर जो है वो गई हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखिएगा। और इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ पर हासिल होगी। 2024 तक ये सब ट्रायल्स यहाँ पर चलते रहेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में स्थित है, वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर में। उसको ये काम दिया गया है कि डीप सी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करेगा फॉर इंडिया, जैसे डीप सी माइनिंग के लिए, या फिर मैन्ड सबमर्सिबल हैं, या फिर अंडर वाटर रोबोटिक्स हैं, ये सब डेवलप करने का काम ये करेगा। इसके अलावा इसका दूसरा जो बेसिकली हम 6 वो पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर फोकस एरिया, तो पहला फोकस एरिया ये है। दूसरा है एनर्जी और फ्रेश वाटर ओशन से कैसे मिल सकता है। अगर हम बात करें ओशन की, तो ओशन में जो डीप सी होता है वो कोल्ड होता है, और जो सरफेस वाटर होता है वो वार्म यहाँ पर होता है। तो ये वर्टिकल थर्मल हीट ग्रेडियंट देखने के लिए मिलता है ओशियन के अंदर। तो ये आपका एक तरीके से रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी का सोर्स यहाँ पर बन जाता है, और इसको जो है वो हम काफ़ी पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक साल्टी सी वाटर को हम जो है वो पीने के पानी में तब्दील कर सकते हैं, सैलाइन वाटर को
फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैनी रिमोट लोकेशन इंडिया में ऐसी हैं जहाँ पर ग्रिड कनेक्शंस नहीं है या पावर कट देखने के लिए यहाँ पर मिलता रहता है, लाइक लक्षद्वीप है या अंडमान है, इन सब में डीजल जनरेटर्स का यूज़ होता है जो कि पोल्यूशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो इन सब का इस्तेमाल ना करके हम ओशियन की एनर्जी का इस्तेमाल करें और बिजली यहाँ पर प्रोवाइड करें, तो ये बेनिफिट भी हम डीप ओशियन मिशन से उठाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है जिसका नाम है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये टेक्नोलॉजी जो है वो ओशियन वाटर से थर्मल ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हुए पावर को जनरेट करेगी। ठीक है, तो थर्मल ग्रेडियंट से क्या सब फर्क पड़ेगा? देखो, ये ओशन मान लो यहाँ पर है, और तो ऊपर का जो वाटर है वो गर्म रहेगा, नीचे का वाटर जो है वो ठंडा रहेगा। ओके, तो जिसकी वजह से प्रेशर भी डिफरेंस यहाँ पर बनेगा, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हम हैं वो क्या करेंगे कि इस जो डिफरेंस यहाँ पर, इसको बेसिकली ग्रेडियंट कहते हैं, थर्मल ग्रेडियंट, इसका यूज़ करते हुए बिजली को यहाँ पर जनरेट करेंगे। और ये जो है वो एंटायरली ग्रीन बिजली यहाँ पर जनरेट होगी, पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी, और ये सस्टेनेबल भी यहाँ पर होगी। तो नाम याद रखना इस टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है OTEC। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, ये आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के थ्रू जो है वो यहाँ पर वर्क किया जाएगा सब, और ये इस तरीके के प्लांट जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। ये बेसिकली डीसैलिनाइजेशन प्लांट की तरह वर्क करेंगे। इसमें एक तरफ से ओशन वाटर डाला जाएगा और दूसरी तरफ से सब फिल्टर होकर के सैलिनिटी को अलग करके पानी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम आपको यहाँ पर दिया गया है, मैंने हाईलाइट किया है, जिसका नाम है LTTD यानी लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन। ये भी आपका इसी तरीके से वर्क करेगा, ये डीसैलिनेशन का काम यहाँ पर करेगा। OTEC हेल्प जनरेट फ्रेश पोर्टेबल वाटर फ्रॉम द ओशियन वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका ओशियन वाटर से फ्रेश वाटर को जनरेट करेगा। 3 LTT प्लांट जो हैं वो तैयार भी किए जा रहे हैं, आपका लक्षद्वीप के अंदर में ये सब चीज़ें तैयार हो रही हैं 2011 से, और इससे जो है वो रेगुलर क्लीन वाटर की सप्लाई यहाँ पर मिलती रहेगी। ऐसे जो प्लांट्स हैं वो 6 और आइलैंड पर भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के OTEC LTTD, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमारी मदद कर सकता है। ये आप साथ में यूज़ करो, कैसे भी यूज़ करो, बट यूज़ तो करो, कम से कम यूज़ तो करो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हेल्प कर सकती हैं, ये एक तरीके से बून के रूप में यहाँ पर वर्क करेंगी। देख सकते हो LTTD प्लांट यहाँ पर जो है वो लगाया गया है, ये इसको बेसिकली डीसैलिनाइज करेगा। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है उसकी एडवाइजरी सर्विसेज भी हम इससे चाहते हैं डीप ओशन मिशन के अंदर में। यूनाइटेड नेशन ने 2021 से 2030 को डिक्लेयर किया है डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें एम्फेसिस किया जाएगा कि ओशियन का कैसे इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है ताकि अर्थ को मेंटेन रखा जा सके। टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है कि नहीं रखना है? रखना है ना, तो उसके लिए आपका ओशियन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 75% एरिया पर तो ओशियन ही है, और ओशियन का टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसको रोकने के लिए ये सब मिशन हमारी यहाँ पर मदद करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज के जो इरिवर्सिबल इफेक्ट हैं उनको देखने में हमें मदद मिलेगी, कैसे साइक्लोन, स्टॉर्म सर्जेस, सुनामीज क्रिएट हो रही हैं या बीचेस का इरोजन हो रहा है, वो सब भी चीज़ें मैनेज हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो अंडर द डीप ओशन मिशन सेवरल एक्टिविटीज़ एंड रिसर्च प्रोजेक्ट जो हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। मीज़र किया जाएगा मल्टीपल ओशन रिलेटेड पैरामीटर्स को, लाइक टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, या फिर किस तरीके से बायो जियोकेमिकल वेरिएबल्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, सी लेवल कैसे चेंज हो रहा है, वेव्स हैं, साइक्लोन की इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, ये सब चीज़ें मेंटेन की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे क्या चीज़ें बात की जा रही हैं। इसके अलावा डीप सी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे और एक्सप्लोर भी करेंगे। देखो, दोनों चीज़ें साथ लिखी हैं, इकोनॉमी का भी फायदा उठाएंगे और साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी जो है वो ध्यान रखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। लाइफ बिलो वाटर हो चाहे लाइफ एबव वाटर हो, दोनों को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए जो आपका डीप ओशन मिशन है ये बात करता है एक्सप्लोर करने की, डेसिफर करने की और डिस्कवर करने की द वास्ट डीप सी फौना, यानी कि एनिमल डाइवर्सिटी को और साथ ही साथ प्लांट डाइवर्सिटी को। और ये आपका मिलेगा जब हम मिशन लॉन्च करेंगे कि किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर के भी लॉन्च किया जा रहा है, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ MOU भी देखने के लिए मिल रहे हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में वर्क यहाँ पर करता है, और ये दोनों जो हैं वो साथ में मिलकर के जीनोम रिलेटेड स्टडीज डीप सी एरिया में यहाँ पर करेंगे। तो ये जो आपकी डीप सी फोना है और डीप सी फ्लोरा है, इन दोनों के अंदर में जीनोम रिलेटेड स्टडीज़ के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के बीच में इस तरीके का MOU देखने के लिए मिलेगा। फोकस एरिया ये है कि डीप सी ऑर्गेनिजम्स का एक DNA बैंक तैयार किया जाए, मतलब कोई नई प्रजाति मिली तो उसका DNA निकाल करके रख लिया जाए। दिस इज कॉल्ड DNA बैंक। ओके, जैसे बैंक में आप सब लोग पैसे रखने जाते हो, यहाँ DNA रखा जाएगा। इससे बायोटेक्नोलॉजी में मदद मिलेगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, टैक्सोनॉमी की जानकारी मिलेगी, जीनोमिक्स में बढ़ावा मिलेगा, नए इनोवेशन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो फ्यूचर में ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में उनको कंजर्व भी कर सकती है, और साथ ही साथ जो है वो इस तरीके के एडवांसेस भी देखने के लिए मिलेंगे। पांचवा जो इसका एम है ये है आपका ओशन सर्वे करना या एक्सप्लोरेशन करना। 1980s के अंदर ही इंडिया ने कंडक्ट किया था डीप ओशन सर्वे। लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इंडियन ओशन जो है वो हमने सर्वे कर लिया था। ओके, उसके अलावा एज ए रिजल्ट UN ने हमें जो है अब अलॉट किया है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। कहाँ पर? सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर। और ये 2002 में बेसिकली अलॉट कर दिया था डीप ओशन सर्वे के लिए। ओके, इससे पहले हमने काफ़ी भारी मात्रा में एरिया जो है यहाँ पर कवर किया, लेकिन ये दोबारा चीज़ें यहाँ पर दी गई। और साथ ही साथ परमिशन जो है वो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के लिए भी यहाँ पर दी गई। तो डीप ओशन मिशन के अंदर में इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है कि डीप ओशन सर्वे को भी हाथों हाथ ही रन कर दिया जाए, क्योंकि 2002 का डाटा है या 1980s का डाटा है, सब पुराने हो गए हैं। तो एक बार नया डाटा अवेलेबल हो जाएगा तो काम यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि डीप ओशन मिशन के अंदर में निम्नलिखित में से कौन से काम किए जाएंगे। नंबर 1 आपको यहाँ पर दे देगा कि क्या हम डीप ओशन सर्वे करेंगे, डीप सी एक्सप्लोरेशन करेंगे, क्या बायोडाइवर्सिटी की भी बात की गई है, क्या इसके अंदर इकोनॉमी की भी बात की गई है। ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ें निकल करके आती हैं। 2016 के अंदर इंडिया ने 15 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसके साथ? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ, कि हम जो है वो हाइड्रोथर्मल मिनरल डिपॉजिट्स को इंडियन ओशन के अंदर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो 15 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट हमने यहाँ पर साइन किया था। इससे जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर हमें वैल्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, वो उपलब्ध होंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी यहाँ पर जो है वो बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आपको नज़र में आनी चाहिए। तो इससे सब ये काम चल रहा है। तो मैं जैसा कि आपको पता चला कि मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड मिनरलाइजेशन यहाँ पर मिल सकता है। ये सब एलिमेंट्स डीप सी ओशन में पाए जाते हैं, वहाँ से चीज़ें निकल करके आएंगी। डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन जो है उसको रिक्वायर है इंडिया को कि वो नई रिसर्च यहाँ पर कर पाएंगे। उसके अलावा रोबोटिक्स वगैरह का यूज़ करें, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स का यूज़ करें, ये सब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके एक आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर बनाया जा सके, रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट था 5th नंबर का पॉइंट, इसके अंदर में 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका सर्वे के ऊपर बात है, रिसर्च के ऊपर भी बात इसके अंदर में की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एडवांस मैरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी भी डेवलप किए जाएंगे इंडिया के अंदर में। तो डीप ओशन मिशन के अंदर में ये भी प्लान किया गया है कि एक एडवांस मैरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी इंडिया के अंदर में तैयार किया जाए, और ये जो है वो हब स्पोक मॉडल के बेस पर होगा, यानी एक सेंटर अथॉरिटी और चारों तरफ उसके स्पोक्स के जरिए इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए होंगे, और इससे हेल्प हो सकेगी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी नेटवर्किंग क्रिएट होगी, सभी को रिसर्च के लिए मटेरियल उपलब्ध होगा, ग्लोबली भी इंडिया में भी। तो स्टेशन जो है वो बेसिकली इस चीज़ को हार्बर करेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट यहाँ पर क्रिएट होगा, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर क्रिएट होंगे, कंपनीज आएंगी, कमर्शियल इंक्यूबेटर्स आएंगे, एक्सीलेटर्स बढ़ेंगे, मार्केट प्रोडक्ट आएंगे, इकोनॉमी बढ़ जाएगी, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें उभर करके आती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर कोलैबोरेशन देखने के लिए मिल रहा है रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर। अब जैसे हम मत्स्य 6000 यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, अब ये हमने वैसे तो इंडिजियसली डेवलप किया है, मान लो कुछ दिक्कत आ रही है तो हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे? हम मदद लेंगे नहीं लेंगे? लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही सब नॉलेज है, रिसोर्सेज है, एक्सपर्टीज़ है, इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वो सब की मदद यहाँ पर धीरे धीरे ली जा रही है। तो द पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अरेबियन सी रन कंट्रीज़ जैसे कि जापान, फिजी, सेशल्स, ये सब जो है वो लगभग पार्टनर्स के रूप में यहाँ पर वर्क करते रहते हैं, और ये सब कॉमन है, ये सब चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एडवांस मैरीन स्टेशन है बायोलॉजी, ओशन बायोलॉजी के लिए, वो भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा जिससे मदद मिल सके। ओके, तो ये पूरा था आपका डीप ओशन मिशन। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका पूरा होता है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अगला मिशन आता है दूसरा, जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। आपकी हर एक इक्विपमेंट में सेमीकंडक्टर देखने के लिए मिलते हैं, तो इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसका ये मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सेमीकंडक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का बेसिकली नया चैंपियन है, और टॉयज़ से लेकर के आपका सेलफोन हो, लैपटॉप हो, व्हीकल हो, सभी चीज़ों में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है।
और रिसेंट ईयर में जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या मशीन लर्निंग है, उसमें भी हम सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो ये बैकबोन बनता चला जा रहा है टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की, और तो ये इसको डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा IoT या 5G टेक्नोलॉजीज़ और यहाँ पर उभर करके आई हैं, जिससे इंडिया में जो सेमीकंडक्टर चिप का कंजम्पशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, और उम्मीद है 2025 तक ये मार्केट $100 बिलियन का हो जाएगा, जो कि अभी सिर्फ $24 बिलियन का मार्केट यहाँ पर है। और साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी यहाँ पर चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी भी नहीं रख सकते। तो मेजॉरिटी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई कैपेसिटी हैं वो कुछ ही कंट्रीज़ के पास हैं, लाइक ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान, US है, और मोर रिसेंटली चाइना ने इस मार्केट को यहाँ पर एक्वायर किया है। ओके, तो ये जो हैं वो चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेमीकंडक्टर यहाँ पर तैयार करते हैं। हाउएवर इसकी कभी कभी शॉर्टेज देखने के लिए मिल जाती है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक जैसे देखने के लिए मिल गई, और हम इसको इम्पोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो अब हमें इसमें आत्मनिर्भर यहाँ पर बनना पड़ेगा। दस द अपॉर्चुनिटी इज़ ह्यूज, देखा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ह्यूज है, और साथ ही साथ तो इंडिया को ये काम करना चाहिए, और इंडिया ने इस काम को किया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हमने यहाँ पर लॉन्च किया, और ये जो है वो बेसिकली सेटअप एज अ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। तो ये आपका दोनों लगभग सेम से ही प्रोग्राम है, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और ये न्यू बिजनेस यूनिट के रूप में वर्क करेगा, और ओवरऑल जो है वो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंदर में यहाँ पर है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्रिएट किया गया है विद द गोल, जिससे कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तैयार की जा सके फॉर द डेवलपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर मार्केट। ओके, तो सस्टेनेबल तरीके से सेमीकंडक्टर बने, डिस्प्ले हो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डेवलप हों, उस सब के लिए काम किया गया है, और एक ऐसा इकोसिस्टम भी यहाँ पर क्रिएट करना है जो कि सेमीकंडक्टर मार्केट को बढ़ावा दे सके। मिशन का एम यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव, कोहेरेंट, एफिशिएंट, स्मूथ डेवलपमेंट किया जा सके, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट साथ में आकर के इस चीज़ को बढ़ावा यहाँ पर दें। तो इस ISM के द्वारा जो है वो 2 सिलिकॉन वाटर फैब्स, 2 डिस्प्ले फैब्स और ये सब यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, जो आपके किसी काम के यहाँ पर नहीं हो जाते। इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना। ओके, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि डेवलप की जाएंगी इसके अंदर, लाइक OSAT है या असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग है। ये सब चीज़ें यहाँ पर डेवलप की जाएंगी, बट नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, इसके लिए आपका स्किल भी प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 85,000 स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल हम यहाँ पर उठा करके लाए हैं बिजनेस एकेडमिया, क्योंकि सेमीकंडक्टर डेवलप करना है तो उसके लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। इसके अलावा ये जो मिशन है वो लगभग 76,000 करोड़ रुपए का जो है वो मिशन है ISM, और इंडिया जो है वो एक जायंट स्टेप यहाँ पर ले रहा है अपना सेमीकंडक्टर मिशन खुद का लॉन्च करके, और इससे हमें जो है वो यहाँ पर काफ़ी मदद देखने के लिए मिल जाएगी। हर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। एक बार सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है वो यहाँ पर चालू हो गई तो अभी भी बहुत लेट नहीं हुए हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी हम जो है वो एक बड़ा जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब या डेस्टिनेशन जो है यहाँ पर बन सकते हैं। वाइल इंडिया हैज़ अर्लियर अटेम्प्टेड टू इंक्रीज द सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। पहले हमने बिना स्कीम के कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी जो है वो एक डेडिकेटेड स्कीम लॉन्च करके हमने जो है वो सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात की है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी और ये सब काम यहाँ पर चलता रहेगा। तो चिप्स जो हैं वो धीरे धीरे स्मॉलर भी होती चली जा रही हैं और कॉम्पिटेटिव भी होती चली जा रही हैं, तो इसमें नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीनरी लेके बैठ गए और बना दी, इतनी बड़ी चिप बना करके रख दी, ठीक है, नहीं, जो नई चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को देख करके यहाँ पर वर्क करना है। कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर उभर करके आएंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिएगा। शुरू में आप इसको यहाँ पर सेटअप करेंगे, सारी फैक्ट्रीज वगैरह सब लगाओगे। सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, और इसके अलावा जो ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्री भी है, तो इसमें भारी मात्रा में आपको जो है वो बेसिकली कैपिटल यहाँ पर चाहिएगी, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिएगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लार्ज चाहिए, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग गेस्टेशन है या फिर पेबैक पीरियड भी आपको लॉन्ग देखने के लिए मिलेगा। और भी कुछ बैरियर्स हैं लाइक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि स्किल वर्कफोर्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो लैक ऑफ फैब कैपेबिलिटीज़ ये भी देखने के लिए मिलेंगी। टैलेंट पूल देखा, जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया, ये अलग से पॉइंट बना करके लिख दिया इन्होंने। तो इसके लिए जो आपका टैलेंट पूल उपलब्ध होगा या नहीं होगा वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, जबकि इसरो DRDO इसके लिए काफ़ी मदद पहले से ही कर रहे हैं। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स भी यहाँ पर देखो सेम चीज़ें बार बार हैं, मतलब 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं। इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, रिस्क ज़्यादा है, साथ ही साथ जो आपका टेक्नोलॉजी है वो भी आपको यहाँ पर चाहिए। उसके अलावा जो वर्क फोर्स है वो भी आपके पास होनी चाहिए।
तो इस तरीके से हम जो हैं वो ये बेनिफिट ले सकते हैं। कंट्री का जो गोल है 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी, वैसे तो हमारा गोल है 5 ट्रिलियन की जीडीपी यहाँ पर क्रिएट करनी है 2025 तक, जिसको कहते हैं इंडिया की 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो हासिल करनी है। लेकिन धीरे धीरे ही होगी, पहले हम 1 ट्रिलियन, अभी 1 ट्रिलियन से तो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इसको हासिल करेंगे धीरे धीरे, और ये तरीके से मिशन हमारी यहाँ पर जो है वो मदद करेगा। हर सेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकॉम हो, ऑटोमेटिव हो, रेलवे हो, या फिर कोई भी सेक्टर हो, उस सब में बढ़ोतरी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। साइबर डिजिटल सिक्योरिटी वो भी यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि दूसरी कंट्रीज से ये चीज़ें अगर इंपोर्ट करते हैं तो सिक्योरिटी थ्रेट भी यहाँ पर जो है वो बन जाता है। तो ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है ये आपका सेमीकंडक्टर को बूस्ट करेगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, और इसमें काफ़ी बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसमें कोई भी दोराहा जो है वो नहीं होता। तो इस तरीके से आपको ये पूरा मिशन जो है वो पता होना चाहिए। क्या नाम था इस मिशन का? इस मिशन का नाम था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। कैसे वर्क कर रहा है, किस तरीके की चीज़ों की बात की गई है, वो हमने यहाँ पर इसके अंदर में देख लिया। इसके बाद अगले मिशन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। तो ये मिशन आपका अगला जो हो जाता है वो है वेस्ट टू वेल्थ मिशन, और ये है आपका ज़ीरो लैंडफिल से रिलेटेड जो मिशन यहाँ पर है उसी को कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ। मतलब अलग अलग तरीके का वेस्ट जनरेट होता है, उसको किस तरीके से वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए ताकि इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो। सर्कुलर इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो इसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन सरकार ने यहाँ पर लॉन्च किया था 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। तो द गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर ले गए, और स्वच्छ भारत मिशन ने ट्रांसफॉर्म किया, स्वच्छता हमें यहाँ पर हासिल हुई, और इसी के साथ साथ हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी यहाँ पर जो हैं वो उभरनी शुरू हुई, जैसे कि वेस्ट टू एनर्जी है या वेल्थ है, ठीक है। ये सब हमारे एक मिशन के रूप में उभरने शुरू हुए। पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ भारत पर फोकस किया, लेकिन अभी ये सब चीज़ें भी उभर करके आ रही हैं। तो जो आपका PM स्टैक है, जैसा कि पिछले मिशंस में भी देखा, जो प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, उसने रिकमेंड किया कि एक एस्टेब्लिश करेंगे वेस्ट टू वेल्थ मिशन, जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि रियल टाइम जो वेस्ट की प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेगा, ऐसी सभी साइट्स को मेंटेन करेगा, और साथ ही साथ डेप्लॉय करेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को, जिससे कि वेस्ट को अक्रॉस इंडिया बेसिकली टारगेट किया जा सके। ओके, तो इसके लिए ये आपका वेस्ट टू वेल्थ मिशन यहाँ पर चालू किया गया। ये जो मिशन है इसका एम क्या है? तो एम है कि आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट करना है और वैलिडेट करना है अफोर्डेबल डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजीज़ को, जो कि एडेप्टेबल हों लोकल रिक्वायरमेंट से, साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट को भी कर पाएँ। तो वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी तो लानी है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो कि डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करें, और साथ ही साथ लोकल नीड को ध्यान में रखते हुए काम करें। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए वेस्ट टू वेल्थ पर, तो इन वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पर डिसेंट्रलाइज यूज़ हुआ है, कहाँ पर लोकल यूज़ हुआ है, और उसके देखते ही यहाँ पर आपका आंसर जो है वो सही एकदम बैठ जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट डेवलपिंग वर्ड हो या डेवलप्ड वर्ड हो, हर जगह ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हेल्थ का भी कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है, और क्लाइमेट चेंज का कंसेप्ट भी इससे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ग्लोबल हेल्थ की प्रॉब्लम यहाँ पर पूरी हो सकती है अगर हम ज़ीरो लैंडफिल यहाँ पर हासिल कर लें। जीरो लैंडफिल का मतलब यहाँ पर है कि वेस्ट आपका किसी भी तरीके से लैंडफिल में ना जाए, वो सारा का सारा वेस्ट जो है वो रिसाइकिल करके किसी ना किसी तरीके से यूज़ किया जाए। वेस्ट के अगर हम मीनेज की बात करें तो कुछ वेस्ट ऐसा है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1236 मीट्रिक टन के करीब वेस्ट यहाँ पर जनरेट होता है, और ये भी लिखा हुआ है कि कुछ वेस्ट ऐसा है जो यूनिक है इंडिया में, जैसे पान मसाला कहीं और नहीं होता, ठीक है। शैम्पू है या सैचेट्स हैं उसके, हेयर वेस्ट है, एनिमल फूड एग्री वेस्ट है, ये सब अलग अलग तरीके के वेस्ट हैं, और ये वेस्ट यूनिक है इंडिया के लिए। तो इसके लिए जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो एक यूनिवर्सल इशू तो है ही, लेकिन साथ साथ में हमें नेशनल इशू के रूप में भी इसको देखना पड़ेगा। मतलब हमारी जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं उस पर ध्यान रखते हुए हमें वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के चलना है। ऑलराइट, तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि लगभग 2 बिलियन मीट्रिक टन के करीब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर कहा है कि 2050 तक लगभग 3.5 बिलियन मीट्रिक टन जनरेट होने लगेगा, और एस्टिमेट ये है कि लगभग 13.5% ऑफ टुडे वेस्ट वो रिसाइकिल यहाँ पर होता है। कुल 13% वेस्ट यहाँ पर रिसाइकिल कर पा रहे हैं, और सिर्फ 5% ही ऐसा है जो कि कंपोस्टेड यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कम हैं, इनको भी यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत जो है वो हमें यहाँ पर पड़ेगी। जो वेस्ट पुअरली मैनेज होते हैं उनसे
कंटेमिनेशन बढ़ जाता है, जो दुनिया भर के ओशियंस हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उनमें प्रॉब्लम लाइक एल्गल ब्लूम है, यूट्रोफिकेशन है, एसिडिफिकेशन है, वो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ड्रेन्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, फ्लड कोज करते हैं, साथ ही साथ डिजीज़ यहाँ पर फैलती हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, अलग अलग तरीके की यहाँ पर डिजीज़ जो हैं वो फैलनी शुरू हो जाती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुकता है और जो वेस्ट है उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर बढ़ जाती हैं। तो ये इम्प्रॉपर तरीके से या अनसाइंटिफिक तरीके से वेस्ट का डिस्पोजल तो बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है। ऐसा ही ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट मार्केट ने भी यहाँ पर ये बताया है कि जो आपका बेसिकली जो वेस्ट मैनेजमेंट का मार्केट है उसमें तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। 2016 में सिर्फ $285 बिलियन का मार्केट, ये बढ़कर के 2023 तक 435 बिलियन का यहाँ पर हो जाएगा। डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल वेस्ट रिसाइकलिंग रेवेन्यू भी यहाँ पर जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, आप वेस्ट को यहाँ पर रिसाइकिल करोगे तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वेस्ट रिसाइकलिंग रेवेन्यू। ये डेफिनेशन के बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जो भी आपका वेस्ट रिसाइकलिंग रेवेन्यू से रिलेटेड आएगा। तो याद रखना कि ये क्या है रेवेन्यू, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। वेस्ट कॉन्ड्रम की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें मल्टीपल एजेंसीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे सबसे पहली बात तो वेस्ट का कलेक्शन ही यहाँ पर करना है। वेस्ट के कलेक्शन के लिए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन हो सकता है या वाटर जो आपकी अलग अलग तरीके की बॉडीज़ हैं उनसे कलेक्शन हो सकता है, या सोइल से वेस्ट को निकाल सकते हैं। एनिमल कैटल वेस्ट अलग होता है। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट भी होता है और इसके अलावा आपका न्यूक्लियर वेस्ट भी होता है। खैर उन चीज़ों को इग्नोर करो, जो यहाँ पर दी गई हैं उनको ही यहाँ पर पढ़ लो। इसके अलावा फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है वेस्ट का, और यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है जिसका नाम है लीजेसी वेस्ट। लीजेसी वेस्ट क्या होता है, जैसे गाज़ीपुर के आपने पहाड़ देखे होंगे, ठीक है। गाज़ीपुर में लैंडफिल्स के काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो उन पर उस वेस्ट को कहा जाता है लीजेसी वेस्ट। वो काफ़ी सालों से यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। साल नहीं कह सकते, वो कई कह सकते हैं कि लगभग 100 सालों से वो वेस्ट यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और अब वो लीजेसी यहाँ पर बन चुकी है, तो उसको लीजेसी वेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे वेस्ट में से बहुत सारी गैसेस वगैरह निकलती रहती हैं, ये पॉल्यूशन भी काफ़ी करते रहते हैं और इनको जो है वो रिफ्यूज़ ड्राइव्ड फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिफ्यूज़ड ड्राइव्ड फ्यूल जो है वो ऐसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को रिसाइकिल करने के बाद हासिल किया जाता है, ये भी यहाँ पर हासिल नहीं किया जा सकता और इसके लिए अलग तरीके की टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती रहती है। ट्रीटमेंट में आप पायरोलाइसिस का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उस वेस्ट से एनर्जी बना सकते हो या वेस्ट से वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट के यूज़ के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी में टोरेफैक्शन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। बायोमास वेस्ट का टोरेफैक्शन आप यहाँ पर कर सकते हो, तो आप बायो कोल यहाँ पर हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ जो इनर्ट मटेरियल यहाँ पर निकले उसका यूज़ आप रोड कंस्ट्रक्शन ETC में कर सकते हैं। ये सारे काम जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड को ढूंढिएगा, इन सेतु सॉल्यूशन है, लोकल वर्ड है, इन सभी का इस्तेमाल करके किए जाएंगे। तो वेस्ट टू वेल्थ मिशन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन है, याद रखिएगा। वेस्ट कलेक्शन करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, फाइनेंशियली वायबल बिजनेस है, प्लास्टिक वेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, उन सभी को भी यहाँ पर आपका जो है वो वेल्थ में कन्वर्ट किया जाएगा। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो एक मेजर चैलेंज बना हुआ है, उसके लिए भी आपको टेक्नोलॉजी वगैरह की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो भी हम यहाँ पर फुलफिल करेंगे। तो वेस्ट टू वेल्थ मिशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है विद द कोलैबोरेशन ऑफ ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इसके अंदर डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि ईस्ट दिल्ली के अंदर न्यू जाफराबाद में यहाँ पर होगा। टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट है अभी, और ये प्रोवाइड करेगा एंड टू एंड सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन आपको मिलेगा फ्रॉम सेमी ऑटोमेटेड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू द ऑन साइट कंपैक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। मतलब सेमी ऑटोमेटेड सेग्रेगेशन भी होगा, वेस्ट का ट्रीटमेंट भी होगा, कॉम्पैक्शन भी होगा। तो इस तरीके का पार्क यहाँ पर अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाएगा, ऑन साइट कंबस्टेबल फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाएगा, बाद में उनको इस तरीके से वर्क होगा। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, देखो भाई मैं कम चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हैं, ठीक है। देखो बार बार बता रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड पर फोकस करना जब भी वेस्ट टू वेल्थ मिशन आ जाए। क्या डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है? हाँ जी, बात की गई है। तो डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर बनाया गया है। इसके अंदर 5 अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अलग अलग सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करती है। जैसे जैपर टेक्नोलॉजी है, प्लाज्मा पायरोलाइसिस यूनिट है, या एनवो राइस RA1100 है, या गैसीफायर है, या ये है।
इसके अंदर बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर क्या आपको ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़ैपर क्या है या ये क्या है, ठीक है। हाँ, सिक्योरिटी के लिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख सकते हो कि हाँ भाई ये ज़ैपर भी कोई चीज़ है या फिर प्लाज्मा पायरोलाइसिस यूनिट भी कोई चीज़ यहाँ पर है। बाकी हम अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो गई। डिसेंट्रलाइजेशन में ही अगर हम बात करें तो कम्युनिटी एंगेजमेंट आ जाता है। सिंपल सी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी ये होता है ना कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, तो वही बात यहाँ पर आ गई। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि वेस्ट को मैनेज किया जा सके। तो इसको हम जो है वो जन भागीदारी बनाएंगे, जैसे हमने स्वच्छ भारत मिशन को बनाया था, यानी कि कम्युनिटी लेड मूवमेंट हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें एंगेजमेंट बढ़ेगा, लोगों का सीधा पार्टिसिपेशन यहाँ पर होगा और इस तरीके से आपको यहाँ पर मदद मिलेगी। इसके अलावा आपका ये सुधारा प्रोग्राम भी इसके अंदर में ही यहाँ पर चल रहा है। सुधारा एक तरीके से बेसिकली एक मॉडल है, ठीक है, जिससे एड्रेस किया जाता है किसको, अर्बन बेस्ड को, याद रखना। और अर्बन बेस्ड को अलाइन किया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस बिहेवियर चेंज का कंसेप्ट इसके अंदर में यहाँ पर है। ये बिहेवियर चेंज का जो कंसेप्ट है ये हम स्वच्छ भारत मिशन जो फेज़ 2 है उसके अंदर में लॉन्च किया है। और जो ODF स्टेटस यहाँ पर मिला था उसको मेंटेन रखने के लिए इसको अब यहाँ पर हासिल लॉन्च किया गया था। और ये दिखाता है कि बिहेवियर चेंज बहुत ज़रूरी है। तो दोनों अप्रोच हैं, बिहेवियर चेंज अप्रोच भी अपनाएंगे और साइंस एंड टेक के बेस पर काम किया जाएगा। कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलेगा, NGOs वगैरह हैं वो सब भी यहाँ पर आपके मिल करके काम करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स बस इतने से याद रखने थे। 2-3 वर्ड एसोसिएशन के ज़रिए आप एक बेहतर जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा आगे चलें तो मिशन है, मिशन का नाम है नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबीइंग। तो ये मिशन जो है वो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। अगर हम इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इंडिया की यहाँ पर है। लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा हैं, ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया में 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्री पाई जाती हैं। मेगा बायोडाइवर्स कंट्री ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो कि जिनके अंदर भारी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। इंडिया भी इन 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ में से एक कंट्री यहाँ पर है। हमारे पास दुनिया की रिकॉर्डेड स्पीसीज़ का 7 से 8% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ हम जो है वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कि नंबर में 34 हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 4 इंडिया के अंदर में यहाँ पर पड़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हमने क्रिएट की गई है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में बनाई गई है, ताकि बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल कंजर्वेशन किया जा सके, उसके जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किया जा सके। ग्लोबली अगर हम बात करें तो सन 2000 से लेकर के 7% जो फॉरेस्ट हैं वो लॉस हो चुके हैं। ओके, इंटैक्ट फॉरेस्ट जिनको कहते हैं, इनमें इंटैक्ट फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो कि अभी तक नहीं छेड़े गए थे, ठीक है। इनमें ह्यूमन का जो बेसिकली इंटरफेयर था वो बहुत ही कम था, ठीक है। ये चीज़ें मिलेंगी। एंड रिसेंट असेसमेंट इंडिकेट्स दैट ओवर 1 मिलियन स्पीसीज माइट बी लॉस्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेवरल डिकेड्स। आने वाले समय में और भी स्पीसीज लॉस्ट होने के चांसेस यहाँ पर हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी कई रिपोर्ट्स में बताया है कि इंडिया की जो रिच नेचुरल असेट बेस है वो लॉस हो सकती है, जिससे उसकी GDP को भी नुकसान यहाँ पर होगा। तो इसके लिए हमने नेशनल मिशन लॉन्च किया है। आखिर नेशनल मिशन लॉन्च करने की ज़रूरत ही यहाँ पर क्यों पड़ी? तो टुडे ये तो क्लियर है कि हमारी जो रिलेशनशिप है नेचर की और ह्यूमन की वो डिसफंक्शनल हो रही है, ठीक है। और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज देखने के लिए मिल रहा है, उसके भी जो इम्पैक्ट है उनको कम करना है। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी जो कि अभी इनसिक्योरिटी में तब्दील होती चली जा रही है, उसको भी लेकर के आना है, फूड सिक्योरिटी हासिल करनी है। इन्फेक्शियस डिजीज़ का आउटब्रेक देखने के लिए मिल रहा है, कभी मंकी पॉक्स आ रहा है, कभी बुफेलो पॉक्स आ रहा है, कभी कोविड-19 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो जो कंसेप्ट आपका निकल करके आया नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबीइंग, ये प्रेजेंट किया गया था बाय डॉक्टर कमाल बावा। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट नाम दिया गया है तो हमने पढ़ लिया। अगर नहीं दिया गया होता तो हम नहीं पढ़ते, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आप इग्नोर करोगे तो चलेगा, पढ़ो या ना पढ़ो एक ही बात है, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इन्होंने इस मॉडल को यहाँ पर दिया था। और जो प्राइम मिनिस्टर की आपकी साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, उन्होंने इसको अप्रूव भी कर दिया था। नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबीइंग जो है वो लेड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और कोऑर्डिनेट किया जाएगा बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में वर्क करता है।
मिशन के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है और उसको बायोडाइवर्सिटी के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, इकोसिस्टम सर्विसेज कैसे प्रदान करनी है, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, हेल्थ, बायो इकोनॉमी, कैपेसिटी बिल्डिंग इन द रियल्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी साइंस, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। मिशन का एम ये है कि बायोडाइवर्सिटी को इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के साथ लिंक किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद में रखना है कि जो मिशन है उसका एम ये है कि बायोडाइवर्सिटी को इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के साथ में लिंक किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम टोटल कंजर्वेशन यहाँ पर करेंगे बायोडाइवर्सिटी का और उसके जो रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ करने के लिए किसी को नहीं देंगे, गलत, ये हमें नहीं करना। जैसे रामसर कन्वेंशन है वो क्या कहती है कि रामसर कन्वेंशन कहती है कि वेटलैंड्स का आपको वाइज यूज़ यहाँ पर करना है। व्हाट इज़ मीन बाय वाइज यूज़, ठीक है, मतलब यूज़ तो करो लेकिन सस्टेनेबल तरीके से करो, संभल करके उसका यूज़ करो, पूरा रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है क्योंकि फिर उसके जो वेटलैंड है उसके सर्विसेज आपको नहीं मिल पाएंगी। तो ये ही चीज़ आपकी यहाँ पर भी अपनाई गई है कि इसमें जो है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को भी ध्यान में रखा गया है इसके अंदर में। और ये जो मिशन प्रोग्राम है ये आपके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को भी कम करने के लिए हैं या फिर और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक पेंडेमिक्स वगैरह यहाँ पर आते हैं उन सभी को भी सॉर्ट करेगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रिजुविनेट करेगा, रूरल इनकम को इंक्रीज़ करेगा, बायोडाइवर्सिटी बेस्ड एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा, ग्रीन जॉब्स क्रिएट होंगी, रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी, मिलियंस जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये सब काम इसके अंदर में यहाँ पर होंगे और बेसिकली जो है वो हम डायनामिक बायोडाइवर्सिटी बेस्ड सस्टेनेबल इकोनॉमी तैयार यहाँ पर कर रहे हैं। ये एक पूरी टर्म है, ठीक है, ये आपकी टर्म है डायनामिक बायोडाइवर्सिटी बेस्ड सस्टेनेबल इकोनॉमी, ठीक है। ऐसी टर्म जब आप मेंस में यूज़ करते हो ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहती हैं, एकदम स्ट्राइक करती हैं ये आपकी एग्जामिनर के जो दिमाग है उस पर। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब इसके अंदर में भी वही चीज़ें हैं कि कम्युनिटी को कनेक्ट करना है, जो आपका कल्चरल चेंज है उसको अनेबल करना है और साथ ही साथ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को लेकर के यहाँ पर आना है। सैलिएंट आउटकम्स की अगर हम बात करें मिशन की तो ये आपका एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन हम तैयार करेंगे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी का, इंक्लूडिंग कल्चरल एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अपनाया गया है? जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि इन चीज़ों को भी लिया गया है साथ में। और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर कंजर्वेशन स्टेटस है उनका असेसमेंट करना है या डेवलपमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज का, इन सब के ऊपर जो है वो हम कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे। क्या इस मिशन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई है? जी हाँ, बिल्कुल की गई है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखने हैं। नेशनल मिशन के अंदर में 7 वर्टिकल्स यहाँ पर आते हैं। 7 वर्टिकल्स का मतलब है कि 7 अलग अलग काम इसके अंदर में किए जाएंगे। पहला है निसर्ग भारत। तो निसर्ग भारत के अंदर में अलग अलग काम होंगे, जैसे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, उसके जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उसकी डिस्कवरी करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उनका रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करेंगे। ऐसे ही नेशनल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर EPBR का प्रोविज़न भी इसके अंदर में यहाँ पर है और ये रजिस्टर होगा जो कि BSI, ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या ब्यूरो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस फंजाई हैं, ये सब चीज़ के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। तो ये आपका होगा EPBR, इसका प्रोविज़न भी बजट के अंदर में यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा एक कैटलॉगिंग एंड मैपिंग लाइफ ऑफ इंडिया भी तैयार किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपका मिशन है नेशनल मिशन, इसके अंदर में किन किन चीज़ों की बात की गई है, तो याद रखना कि EPBR तैयार किए जाएंगे यानी कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, और साथ ही साथ जो आपके CML हैं वो भी डेवलप किए जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को भी प्राथमिकता दी गई है। क्लाइमेट चेंज के रिस्क हैं उनको कम करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्क उनको कम करना है, बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी पर ध्यान देना है, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी और हेल्थ के अंदर में मेडिसिनल प्लांट की हेल्थ, और देखो मेडिसिनल प्लांट ज़रूरी हैं, कोविड-19 के बाद तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गए और इससे हेल्थ सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी, तो इन पर भी आपको फोकस करना है। और जब हम बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट की तो ट्रेडिशनल नॉलेज इसके अंदर में अपने आप इंक्लूड हो जाती है। वन हेल्थ और जूनोसिस, कई सारी जूनोसिस डिजीज़ उभर करके आ रही हैं, उन सबको रोकने के लिए भी हम जो डाटा है वो सब तैयार यहाँ पर करेंगे। बायोडाइवर्सिटी और बायो इकोनॉमी दोनों को साथ साथ यहाँ पर हम जो है वो लेकर के चलेंगे, यानी बायोडाइवर्सिटी का मैनेजमेंट भी करेंगे और साथ ही साथ जो बायो रिसोर्सेज हैं सेलेक्टेड टाइप के, उन सभी का सस्टेनेबल फ्लो भी करेंगे ताकि मार्केट वैल्यू उनकी बढ़ जाए। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग और बायोडाइवर्सिटी को इस तरीके से यहाँ पर आउटरीच प्रोग्राम, मतलब बेसिकली नॉलेज या साइंस कम्युनिकेशन, इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसके अंदर में लॉन्च किए जाएंगे।
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई नेशनल मिशन के अंदर में इन चीज़ों की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। और इस तरीके से आपका नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले मिशन की तरफ। तो अगला मिशन यहाँ पर आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाना है, जी हाँ बिल्कुल बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमें अगर ग्रीन फ्यूचर चाहिए तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं कि आखिर इस मिशन के अंदर में बात क्या की गई है। अगर हम देखें इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इस समय, तो जीडीपी के अंदर लगभग 7 से 8% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है। और साथ ही साथ जो है वो फॉसिल फ्यूल ड्राइव्ड हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, यानी कि फ्यूल बेस्ड व्हीकल हमारे यहाँ पर हैं। फॉसिल फ्यूल आपको पता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन यहाँ पर होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और वेहिकुलर पोल्यूशन के कारण हेल्थ हजार्ड्स भी देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। तो हम लोग क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ धीरे धीरे यहाँ पर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब है कि हमारे जो वाहन हैं, जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, वो सब इलेक्ट्रिक होने चाहिए। और इससे जो है वो एयर की क्वालिटी यहाँ पर बढ़िया होगी। ठीक है, पॉजिटिव एयर क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, इम्प्रूव्ड होगी। साथ ही साथ जो ऑयल के इंपोर्ट्स हैं उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम होगी और पॉजिटिव क्लाइमेट एक्शंस भी देखने के लिए मिलेंगे। और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसका डीकार्बोनाइजेशन भी हो जाएगा, ओके, ऑफ एंड यूज सेक्टर। ऑलराइट, तो समझ रहे हैं ना डीकार्बोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? मतलब कार्बन रिलीज ना हो सेक्टर से, दिस इज कॉल्ड डीकार्बोनाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। अगर हम देखें अभी as one of the leading 5 car market globally, India is expected to have approximately 400 million user-based mobility solution requirement by 2030। तो कुल मिला के मार्केट यहाँ पर बढ़ने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनवायरमेंटल कॉन्शियस यहाँ पर हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारी COP26 मीटिंग्स के अंदर कमिटमेंट थी, उनको देखते हुए भी हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लाइमेट चेंज को जो है वो साथ में लेकर के यहाँ पर चलना पड़ेगा। इंडिया जो है वो कुछ कंट्रीज़ में से एक आता है जो कि सपोर्ट कर रहा है ग्लोबल EV30@30 कैंपेन। याद रखिएगा इस कैंपेन को। और इस कैंपेन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो आपकी टोटल जो नई व्हीकल सेल यहाँ पर होंगी 2030 तक, उसमें से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल होनी चाहिए। ओके, तो ये कैंपेन है। इस कैंपेन का मतलब क्या है वो मतलब यहाँ पर याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की नीड है, हाँ जी बिल्कुल यहाँ पर है। इंडिया जो है वो हर साल लगभग 20 मिलियन व्हीकल्स अपनी सड़कों पर उतारता है और जो नंबर है व्हीकल्स का वो लगातार राइज हो रहा है, जिसकी वजह से हाई कॉस्ट फ्यूल उसको इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है और एयर पोल्यूशन की कंडीशंस भी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के हिसाब से अगर हम देखें तो 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से 22 सिटीज़ इंडिया के अंदर में ही मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से 90% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस भी देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ 25% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबंशन ये भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूटर बनते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की रिपोर्ट्स वगैरह के हिसाब से देखें तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड्स के रिडक्शन का जो बेसिकली इमिशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर साबित होंगे। देखो 2-3 पॉइंट तो यहाँ पर निकल करके ही आते हैं कुल मिलाकर के कि भाई एक तो हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ग्रीन फ्यूचर हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल फ्यूचर हमें चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हासिल करने हैं, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स यहाँ पर ना हो, इंटरनल जो कंबशन इंजन से इस्तेमाल किए जाते थे उनका इस्तेमाल बंद हो, फॉसिल फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को तब्दील किया जाए इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। उस सब के लिए सरकार ने कुछ स्कीम्स चलाई हुई हैं। जैसे पहली स्कीम आपको मिलेगी, देखिए फेम स्कीम जैसे कि यहाँ पर है, इसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, और ये जो है वो कंज्यूमर साइड पर यहाँ पर वर्क करती है। इसके अलावा PLI स्कीम यहाँ पर चलाई है जो कि मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा देगी, यानी कि मैन्युफैक्चर की साइड के लिए हैं। और ऐसे ही हमने PLI स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल स्टोरेज ऑन सप्लायर साइड यहाँ पर चलाई है, यानी कि जो कंपोनेंट को सप्लाई करेगा उसके लिए ये स्कीम यहाँ पर चलाई गई है। ओके, तो ये अलग अलग तरीके की स्कीम है। इसके अलावा जो हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायलॉग्स और MOUs भी साइन किए हैं इंडिया और कुछ मिनरल रिच कंट्रीज़ के साथ। मिनरल रिच कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? जैसे अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर लिथियम के भारी भंडार देखने के लिए मिल जाएंगे और क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम या कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके के कुछ स्कीम्स हैं, ये सब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन यहाँ पर क्या है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन जो है वो इसी तरीके का मिशन है जो
फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ जो इमिशन रिलीज होते हैं उनको मिटिगेट भी यहाँ पर करेगा और इससे जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोनॉमिकली उसका प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। इसका एम ये है कि व्हीकल सब सिस्टम डेवलप किया जाए और साथ ही साथ इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इंडिया स्पेसिफिक कंपोनेंट्स डेवलप किए जाएँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया रिक्वायरमेंट, जैसी इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। ऑब्जेक्टिव्स मिशन के यही हैं कि रिसर्च डेवलपमेंट पर फोकस किया जाना चाहिए, साथ ही साथ नए इनोवेशन पर भी फोकस किया जाना चाहिए कि कैसे एक व्हीकल सब सिस्टम डेवलप कर सकते हैं और रेयर अर्थ बेस्ड जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं लाइक लिथियम आयन बैटरीज हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये सब इक्विपमेंट्स कैसे अच्छे वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी यहाँ पर हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए कई सारे ग्रुप हैं, जैसे 2018 में कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी यहाँ पर बना था। इस ग्रुप ने ये रिक्वेस्ट की कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा टू एक्सेलरेट माइग्रेशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लाना चाहते हो तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पुअर एयर क्वालिटी को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब एयर क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा। ऑयल इंपोर्ट जो हैं उनके रिडक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा और ऐसा ही करते हुए हमने नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज यहाँ पर 2019 में लॉन्च किया गया और ये जो है वो एक तरीके से फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम था जिसको कहते हैं हम PMP, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। और इसका मकसद ये था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन है उसको लोकलाइज करना है, मतलब इंडिया के अंदर ही इसका प्रोडक्शन जो है वो होना चाहिए एंड देयर कंपोनेंट विद इन द कंट्री यहाँ पर बनने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। फेज्ड मैनर में मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर में होगी, ये आपका प्रोग्राम है। ओके, 5 साल के लिए प्रोग्राम है, 2024 तक प्रोग्राम चलेगा जिसके अंदर हम फ्यू लार्ज स्केल एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव इंटीग्रेटेड बैटरीज तैयार करेंगे और कुछ सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा प्लांट्स भी हम इंडिया के अंदर में लगाएंगे। तो ये जो मिशन यहाँ पर है जो कि आपका PMP बेस्ड मिशन है और इसके लिए प्रोग्राम की डिटेल्स भी फाइनलाइज की जा चुकी हैं और ये सब चीज़ें यहाँ पर उभर करके आती हैं। इस मिशन के कुछ ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम मजबूत हो वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो एम्पावर हो उसकी भी बात है, ईज़ ऑफ लिविंग की बात है और उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसकी भी बात यहाँ पर की गई है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी मदद से हम इस मिशन को आगे चलाएंगे। इसके अलावा स्कीम चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जैसा कि पहले भी बताई गई हैं, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, जिसका एम ये है कि नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी को एनहेंस करना है। नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी मतलब हर किसी को एनर्जी जो है वो उपलब्ध यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा मिटिगेट करना है द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर व्हीकल, तो फॉसिल फ्यूल से जो व्हीकल चलते हैं उसके इफेक्ट को यहाँ पर कम करना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, उसके साथ साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाना है। 2020 में मिशन शुरू किया गया और लगभग 6 से 7 मिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल की बनाने का इसने वादा भी यहाँ पर किया है और फॉसिल फ्यूल की सेविंग भी यहाँ पर करेगा। 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने एक स्कीम शुरू की जिसका नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जिसका नाम है फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम जो है वो 4 एरियाज़ पर फोकस करती है कि सबसे पहले तो डिमांड क्रिएट करनी है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हैं, उसके अलावा पायलट लेवल प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं, मतलब एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च करने हैं, ठीक है। मतलब देखना है थोड़े से इलाके में चला करके कि भाई क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लेकर के आना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर में। आपको लगेगा कि ये MNRE के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बट आप गलत हो जाओगे, वहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज़ इस चीज़ को यहाँ पर देख रही है। तो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हर तरीके के सेगमेंट्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं और फेम 1 की सक्सेस हमने यहाँ पर देखी। उसके बाद हमने इसका फेज़ 2 भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया 1 अप्रैल 2019 से और 10,000 करोड़ रुपए के आपका आउटले के साथ इसको जारी किया गया 3 साल के लिए। फेम 2 इंडिया कैंपेन यहाँ पर चलेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है वो 175 गीगावाट 2022 तक लेकर के आनी है, जिसमें से 100 गीगावाट सोलार से आएगी, 60 गीगावाट जो है वो विंड से आएगी और 10 गीगावाट बायो पावर होगी और 5 गीगावाट जो है वो स्मॉल हाइड्रो पावर यहाँ पर होगी। ये सब काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के अलावा ग्लासगो समिट जो कि आपकी COP26 यहाँ पर हुई, उसके अंदर हमने ये भी कहा कि 2030 तक जो है वो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर लेंगे, बट वो बात की बातें हैं, पहले 2022 के टारगेट्स पर फोकस करना चाहिए। उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी यहाँ पर शुरू की गई है, जो कि पिछले साल के प्रोडक्शन की तुलना में इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ और कितने % बढ़ोतरी हुई उसका कुछ अमाउंट सरकार उपलब्ध कराती है।
ये जो आपका स्कीम शुरू की गई है 18,000 करोड़ रुपए की स्कीम है, एडवांस केमिस्ट्री सेल स्टोरेज के लिए है। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी कुछ भी नहीं होती हैं, एडवांस मैं कई बार बता भी चुका हूँ एसीसी बैटरीज के बारे में। ये बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करती हैं, और जब आपकी व्हीकल को ज़रूरत पड़ती है तब यहाँ से निकाल ली जाती है ये एनर्जी और इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए PLI स्कीम यहाँ पर चलाई गई है। ऐसे ही आपने 26,000 करोड़ रुपए की ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए भी PLI स्कीम चलाई है। इससे आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा, इम्पोर्ट्स जो हैं वो आपके यहाँ पर कम हो जाएंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा बात ये भी की जा रही है कि लिथियम के भंडार पूरी दुनिया में ज़्यादा नहीं है, और अगर जहाँ भी हैं वहाँ पर चाइना का प्रभुत्व काफ़ी ज़्यादा है। चाइना इस मार्केट को डोमिनेट किए हुए है, तो हम लिथियम आयन बैटरीज पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। लिथियम के भंडार इंडिया में मौजूद नहीं है। ओके, चाइना पर हम ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर हमारी मुद्रा जो है वो चली जाएगी, और इस तरीके से चाइना से हम पहले ही इम्पोर्ट्स जो हैं वो कम करना चाह रहे हैं। तो ये सब कुछ समझ में यहाँ पर आएगा कि हमें लिथियम सेट के कुछ और चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे सोडियम आयन बैटरीज की तरफ हम यहाँ पर जा सकते हैं। अब सोडियम आयन बैटरीज की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जनवरी 2022 में यूके बेस्ड फेरेडियन नाम की कंपनी को यहाँ पर एक्वायर कर लिया, जो कि सोडियम आयन बैटरीज का मैन्युफैक्चर करती थी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो सोडियम आयन बैटरीज का जो है वो आपका कह सकते हैं कि इसको प्रोड्यूस करेगी, और इसमें जो कॉस्ट है वो लोअर होती है कंपेयर टू द लिथियम, और साथ ही साथ इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होती है। ये बातें कही जा रही हैं। ओके, और अभी इसकी जो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बनेगा, धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स जामनगर में, वहाँ पर ये सब काम जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो बैटरी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का, और चूंकि हम लिथियम आयन टाइप की बैटरीज को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि लिथियम की कॉस्ट भी ज़्यादा है और इसके भंडार भी कम है, तो क्यों ना हम लिथियम आयन की जगह पर और बैटरीज जिसको कहते हैं सोडियम आयन बैटरीज, या सोडियम के अलावा और भी मेटल हैं जैसे एल्यूमिनियम आयन बैटरीज हैं, उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही मेटल आयन बैटरीज भी यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, उन सब का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर हम सोडियम में इन्वेस्ट करते हैं एलोंग विद लिथियम एज अ रॉ मटेरियल फॉर बैटरी, तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की रेस है उसमें हमारी मदद यहाँ पर करेगा। अब ये बीच में जो ये चीज़ें यहाँ पर दी हैं, यहाँ पर लिथियम आयन जो बैटरी है उसके बारे में दिया गया है कि बैटरी है, इसके अंदर एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक बीच में इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं कि किस तरीके से बिजली वगैरह यहाँ पर बनती है। खैर वो सब अभी फिलहाल छोड़ो, अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगले मिशन की तरफ चलते हैं, और अगला मिशन आपको बताता है क्वांटम फ्रंटियर मिशन के बारे में, और ये जो सब है वो आपका क्वेस्ट के अंदर में है। क्वेस्ट बेसिकली एक प्रोग्राम है, ओके, क्वांटम अनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये आपका क्वांटम जो फ्रंटियर मिशन निकल करके आता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर मिशंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगातार रिसर्च के लिए यहाँ पर लॉन्च करता रहता है। देखो, जैसा कि मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी लॉन्च किया जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में यहाँ पर बढ़ सके। मिशन ने प्रोमिस किया कि ये स्ट्रेटजिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से इंडिया के जो बेसिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रभाव हैं उसको यहाँ पर बढ़ावा देगा, और इसी के चलते आप देखोगे कि हम जो है वो मदद कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स बन पाएँ, क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं वो यहाँ पर डेवलप हो जाएं, ताकि हम एक लीडरशिप रोल यहाँ पर पूरी दुनिया में उठा सकें। द इनिशियल 3-year पीरियड ऑफ दिस मिशन ले एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग डिवाइसेस। शुरू के 3 सालों में हम सिर्फ डिवाइसेस बनाने पर यहाँ पर फोकस करेंगे, एप्लीकेशंस बनाने पर फोकस करेंगे, और ह्यूमन रिसोर्सेज पर फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे क्वांटम प्रोसेसर्स पर, लॉजिक गेट्स पर, क्वांटम लाइट सोर्सेज पर, सिंगल फोटोन डिटेक्टर्स पर, क्वांटम सेंसर्स पर, इमेजिंग डिवाइस है, क्वांटम मेमोरीज हैं, इम्प्रूव्ड क्वांटम क्लॉक्स हैं, और साथ ही साथ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या एंटेंगलमेंट ऑफ डिस्टेंट क्यूबिट्स, इसके बारे में बात करेंगे। यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया कि ये क्यूबिट्स नाम की टर्म निम्नलिखित में से किस चीज़ से एसोसिएटेड है। क्वांटम कंप्यूटर से ये चीज़ें यहाँ पर एसोसिएटेड हो जाती हैं। साफ साफ ऑप्शन उसमें दिया गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन था, उसको यहाँ पर दिया गया, और यहाँ से भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। वैसे भी हम पहले भी पढ़ा चुके हैं इनके बारे में, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा रिसर्च चल रही है क्वांटम फील्ड में कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर डेवलप हों, क्वांटम कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिले, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक को बढ़ावा मिले, या फिर क्रिप्टोग्राफी है या आपकी क्रिप्टो एनालिसिस है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि आपका नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटेशनल पैराडिज्म होगा, ये आपकी मदद कर सकता है ड्रग डिस्कवरी में, न्यूक्लियर रिसर्च में, स्पेस एप्लीकेशन में, इंजीनियरिंग एरियाज़ के अंदर, ये सब क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी मदद
कर सकता है। एज अ पायलट बिफोर द क्वांटम मिशन DST ने इनिशिएट किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको कहते हैं क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेस्ट प्रोग्राम। तो क्वेस्ट प्रोग्राम DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम है, यानी कि क्वांटम के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स के रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, क्वांटम कम्युनिकेशन बढ़ेगा, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर जो है वो बढ़ना शुरू होगा। इसके अंदर में अगर आप देखें तो लगभग 51 साइंटिफिक प्रपोजल्स हैं, उसको 4 थीमेटिक एरियाज़ में बांटा गया है। ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और इन सभी में जो फोकस किया जाएगा वो यही है कि क्वांटम कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से किया जाए, डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन, क्रिप्टोग्राफी वगैरह कैसे किया जाए, साथ ही साथ क्वांटम एनहेंस्ड और इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, और साथ ही साथ एल्गोरिदम है या नई टेक्निक्स निकल करके आती हैं उन पर भी फोकस करना है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स हम यहाँ पर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो सके, डेमोन्स्ट्रेशन हो सके क्वांटम कम्युनिकेशन का, क्रिप्टोग्राफी का और क्वांटम कंप्यूटर्स का। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वांटम एल्गोरिदम्स हम डेवलप कर पाएँ किसी तरीके से, और साथ ही हम ये चाहते हैं कि एडवांस मैथमेटिकल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़, एल्गोरिदम या क्वांटम इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो सकें। और इसके अलावा 100 PhDs इन क्वांटम फील्ड हम यहाँ पर चाहते हैं। PhDs होंगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल पाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन के बारे में, क्वांटम फ्रंटियर मिशन के बारे में पता होनी चाहिए। क्वांटम फ्रंटियर मिशन ही मिशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के साथ अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं और अगला जो आपको टॉपिक मिले हैं वो है आपका नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में। नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो कि ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली हमें यहाँ पर निकाल करके लानी है, ये एनर्जी ट्रांजिशन में हमारी मदद कर सकता है। हमें जाना है फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी मदद कर सकता है हाइड्रोजन फ्यूल, और उसी के लिए मिशन शुरू किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021 में हुए, वहाँ पर जो फ्लेम इस्तेमाल की गई वो फ्लेम हाइड्रोजन फ्यूल को जला करके इस्तेमाल की गई थी, यानी कि जो फ्लेम यहाँ पर ओलंपिक में जलाई गई वो क्लीन फ्यूल को प्रमोट करती है। साथ ही साथ ये बताती है कि हमें कार्बन फ्री फ्यूचर की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। इसके अलावा UN मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो भी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन की बात यहाँ पर करते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए हाइड्रोजन एक ज़ीरो कार्बन इमिशन फ्यूल के रूप में उभर करके आता है, और इसी चक्कर में हमने 15 अगस्त 2021 को नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया, और ये मिशन जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में उभर करके आता है। ओके, ये मिशन जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किए गए हैं। इसमें हम जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन का डेवलपमेंट करेंगे, पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस को भी लॉन्च यहाँ पर किया जाएगा। 800 करोड़ रुपए नेक्स्ट 3 ईयर्स में हम यहाँ पर जो है उनको चलाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन की इंडस्ट्री यहाँ पर बढ़ेगी, और जो हमारा टारगेट है, टारगेट प्रोडक्शन हमें हासिल हो पाएगा, जो कि हमारा है कि ग्रीन हाइड्रोजन लेकर के आनी है 2030 तक लगभग 5 मिलियन टन के करीब ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। ये हमारा मिशन है, और इस तरीके से अगर मिशन चलता रहा तो ये सक्सेसफुल होगा। डाटा याद रखिएगा जो हाईलाइट किया है, ओके। तो ये चीज़ें उभर करके यहाँ पर आएंगी। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये ग्रीन फ्यूल है, और ग्रीन इसके आगे देखो, हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की जो तकनीक है, हाइड्रोजन के कई कलर होते हैं, उसके आगे आप ग्रीन वर्ड जोड़ सकते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रीन हाइड्रोजन? मतलब हाइड्रोजन को जो बनाने का सोर्स है वो ग्रीन सोर्स है, मतलब वो रिन्यूएबल सोर्स है, और सोर्स जो है वो आपका सोलर पावर हो सकती है या विंड पावर हो सकती है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में जानी जाती हैं। इससे हम वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ करके H2 को अलग कर लेते हैं और इस हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो जो तोड़ने के लिए H2O के मॉलिक्यूल को एनर्जी यूज़ की, वो एनर्जी रिन्यूएबल थी, इसीलिए हमने इसको ग्रीन यहाँ पर कहा, ठीक है। तो H2O का मॉलिक्यूल किस तरीके से टूटेगा उसके बेस पर हमने इसको ग्रीन यहाँ पर कहा। अब इसके आगे हम ग्रे भी लगा सकते हैं, ग्रे हाइड्रोजन यहाँ पर होती है, ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन क्या है? वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके नहीं तोड़ोगे H2O के मॉलिक्यूल्स को, उसमें आप नेचुरल गैस का इस्तेमाल यहाँ पर करोगे। नेचुरल गैस ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल गैस, ओके। तो उसका यूज़ करके आप H2O के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर H2 के अंदर तोड़ोगे। तो तोड़ने के बाद वहाँ से CO2 रिलीज़ होती है, और वो CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाए तो उसको यहाँ पर कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ऐसे ही आपकी ब्राउन हाइड्रोजन होती है, ऐसे ही आपकी ब्लू हाइड्रोजन होती हैं, और भी तरीके की हाइड्रोजन।
ठीक है। तो फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि ये ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है, और यहाँ पर बेसिकली ग्रे हाइड्रोजन की डेफिनेशन दी गई है और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन की भी डेफिनेशन दी गई है। बाकी अगर आप सर्च मारोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन या डिफरेंट कलर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो अपनी वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी, उसको यहाँ पर देख सकते हो। उसमें 8 तरीके के हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में कवर किया गया है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया है, पहले पेज साफ़ करना पड़ेगा। तो अगर हमें ज़ीरो कार्बन इमिशन हासिल करने हैं 2050 तक, तो सिंपल सी बात है, या तो पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को हमें हासिल करना पड़ेगा। उसके लिए हमारी जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो मदद कर सकती है। एलपीजी सिलेंडर्स हैं, कुकिंग गैस है, इन सभी में हम किसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सोलर पावर है, विंड पावर है, इनके भी अपनी लिमिटेशन होती हैं, हर जगह इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए हाइड्रोजन को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। और ग्रीन होगी क्योंकि ये इन एनर्जीज़ का यूज़ करके बनाई गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हाइड्रोजन गैस के बेस पर ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल यहाँ पर वर्क करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर बेसिकली एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और एक होती है आपकी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर होती है। यहाँ से आप का बेसिकली इस फ्यूल सेल के अंदर में वर्क करती है, और इस फ्यूल सेल के अंदर में जो ऑक्सीजन है वो आपकी रिएक्ट करती है एनर्जी, वाटर, इन सब चीज़ों के साथ, और भारी मात्रा में यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, क्लीन एनर्जी होती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल हम कार्स के अंदर कर सकते हैं, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो आपका बेसिकली एंड प्रोडक्ट है, यानी कि वेस्ट के रूप में कुछ नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ वाटर एज अ एंड प्रोडक्ट निकल करके यहाँ पर आता है। तो प्रोटॉन वगैरह जो हैं वो यहाँ से आपकी झिल्ली से पास होते रहते हैं, और आउटर सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो यहाँ पर होने लगती है। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं। कुल मिला के जो फ्यूल सेल है वो इस तरीके से वर्क करता है। सिमिलर कंसेप्ट होता है आपका माइक्रोबियल फ्यूल सेल का भी, वो भी इसी तरीके से यहाँ पर काम करता है। H2 के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इसके फीड स्टॉक एप्लीकेशंस भी हैं, और साथ ही साथ एनर्जी एप्लीकेशंस भी ज़्यादा हैं। ओके, रिफाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो, या इंडस्ट्रियल हीटिंग है, रिन्यूएबल गैसेज हैं, सिंथेटिक फ्यूल है, अमोनिया है, इन सब के अंदर में इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी इसको इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस स्लाइड को एक बार देखिएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ही आपका जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इससे जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ टारगेट याद रखो, 2030 तक 5 मिलियन टन के करीब जो बेसिकली हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, उसको लेकर के यहाँ पर आना है। ओके, तो इससे जो है वो आपकी ये आपका नज़र आएगा कि इंडिया जो है वो इसमें एक ग्लोबल हब के रूप में उभर के आएगा। इंडिया जो है वो एक ग्रीन हाइड्रोजन हब उभर करके आएगा जब से ये NHM यहाँ पर शुरू किया गया। और इसके जो बेसिकली पॉलिसीज़ हैं या इनिशिएटिव्स हैं उनको इन 6 पॉइंट्स के अंदर में समराइज़ किया जा सकता है। जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे ग्रीन हाइड्रोजन के, उनको रिन्यूएबल पावर परचेज कर सकते हैं। मतलब देखो, H2O को तोड़ना है H2 में प्लस O2 में, तो इसके लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से लाओगे, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए हैं। ओके, और ये चीज़ें निकल करके आएंगी। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके लिए भी कोई चीज़ें हैं। साथ ही साथ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन के लिए वेबर भी यहाँ पर दिया गया है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, उनको अलाउ किया जाएगा कि ये बंकर भी बना सकते हैं शिपिंग पोर्ट्स के नियर में। साथ ही साथ जो ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरर्स हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स हैं, उन सबको प्रायोरिटी दी जाएगी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सिंगल पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसी सब चीज़ें इस मिशन के अंदर में यहाँ पर निकल करके आती हैं। उसके बाद आगे चलें तो अगला जो बेसिकली स्कीम है, अब बड़ी स्कीम नहीं है, लेकिन अब बड़ी है, बेसिकली स्कीम नहीं है। ओके, स्कीम नहीं है, जैसे पहले मिशन देख रहे थे। ये आपका भारतीय निर्देशक द्रव्य लॉन्च किया गया है, जिसको कहते हैं इंडियन रेफरेंस मटेरियल, जो कि इंश्योर करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी रिलायबिलिटी है, कंपेरेबिलिटी और क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पर होते चले जा रहे हैं, और ये डिपेंड करते हैं आपकी इकोनॉमी कितनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ेगी, उसी तरीके से आपके जो कह सकते हैं कि एडवांसमेंट होते रहते हैं। तो एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम लाने के लिए जो मेंबर ऑफ ब्यूरो इंटरनेशनल, या फिर जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स, और साथ ही साथ APMP के, इन्होंने सभी ने मिलकर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए थे। ओके, पूरी दुनिया में एक जैसे स्टैंडर्ड्स रखने के लिए। लेकिन CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली ने नेशनल मेजरमेंट भी यहाँ पर लॉन्च किए हैं, जो कि आपके
बेसिकली एक रिसेंटली इन्होंने अडोप्ट किया है एन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल इन एसोसिएशन विद द वेरियस रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूस टू स्ट्रेंथन द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसको इन्होंने नाम दिया है भारतीय निर्देशक द्रव्य, और एज अ ट्रेडमार्क इसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च किया गया है बेसिकली, और इंडिया रेफरेंस मटेरियल के रूप में वर्क करेगा। भारतीय निर्देशक द्रव्य जो है वो ट्रेडमार्क होगा और ये दिखाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल के तौर पर वर्क करेगा। डेवलप किया गया है CSIR के अंदर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा इन एसोसिएशन विद रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर RMP के द्वारा। भारतीय निर्देशक द्रव्य जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा जो एंश्योर करेगा कि रिलायबिलिटी कैसी है। ऐसा एक मार्क यहाँ पर लगा हुआ होगा, अगर मार्क लगा हुआ है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से काम यहाँ पर चलता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड है, एंश्योर करेगा रिलायबिलिटी को, कंपेरेबिलिटी को, और मेजरमेंट सब अच्छे रहेंगे, उस चीज़ को भी यहाँ पर देखेगा। और इसको रिकॉग्निशन दिया जाएगा, अलग अलग बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक एपीडा है, एम्पीडा, ये सब चीज़ें भी इस चीज़ को रिकॉग्निशन यहाँ पर देना शुरू करेंगी। वंस मेजर्ड और टेस्टेड ग्लोबली एक्सेप्टेड, ये आपका वर्क करना यहाँ पर शुरू कर देगा। और इसके लिए कुछ अमाउंट वगैरह ये सब आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो। और ये हैं आपका इसके कुछ इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर इंक्रीज होंगे, क्वालिटी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, और इसी के साथ साथ क्वालिटी सिस्टम अवेयरनेस वगैरह भी यहाँ पर बढ़ेगी। रेवेन्यू और टाइम की भी सेविंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो इम्पोर्टेंस यही है कि US फूड एंड ड्रग रेगुलेटर ने रिजेक्ट कर दिए मोर देन 2100 इम्पोर्ट बैचेस मेड ऑफ इंडिया प्रोडक्ट अक्रॉस फूड या पर्सनल केयर। तो ये जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा करके हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर देते हैं। लेकिन एक बार भारतीय निर्देशक द्रव्य सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद ये इस तरीके के काम को यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। EU हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी, जो कि रिसेंटली कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखो कि ये भारतीय निर्देशक द्रव्य जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा। इंडियन रेफरेंस मटेरियल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा मैगजीन के अंदर में कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, 119 के क्वेश्चन थे, उन 119 के क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पर पढ़िएगा इसकी PDF डाउनलोड करके, क्योंकि इस मैगजीन में हमने सारी बड़ी बड़ी चीज़ें या समझाने वाली चीज़ें पढ़ ली। इसके अलावा कुछ छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप खुद का टाइम दे करके भी कवर कर सकते हो, वो काफ़ी छोटी चीज़ें हैं, उनको कवर कर लेना वहाँ से। ओके, क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं, लाइक एक मिशन दिया गया था डिजिटल इंडिया मिशन, वो कॉमन हो गया है, बहुत पुराना मिशन हो गया है, तो उसमें कुछ खास नई चीज़ें नहीं हैं, आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर कवर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, उनको भी देखिएगा। ठीक है, वैसे मैंने बड़े बड़े सारे आर्टिकल्स कवर करा दिए हैं। मैगजीन में लगभग 60 पेजेस थे और गारंटीड 50 पेजेस यहाँ पर कवर हो चुके हैं। बाकी में कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह या इधर उधर की चटपटी खबरें हैं, स्टोरीज़ हैं, ये सब दी गई थी, वो हमारे किसी काम की नहीं हो जाती। ठीक है, तो चलिए फिलहाल जो आपकी वीडियो है वो कंप्लीट होती है और इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये सारे आर्टिकल्स हैं। ओके, और साइंस रिपोर्टर मैगजीन ये आपकी इस तरीके से पूरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और इसको शेयर कर दिया करो। ठीक है।